की शक्ल इख्तियार करती है। यहाँ मैं आपको बताऊँ, मैं पूरा मकाला नहीं पढ़ूंगा, लेकिन नहीं मैं एक पूरा वक्त लीजिए। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं प्रोफेसर साहब। एक इक़्तिबास में पढ़ना चाहता हूँ। बहुत फराग गोरखपुरी से तकरीबन 100 साल पहले मोहम्मद हुसैन आज़ाद आब-ए-हयात और सुख़ननामे फ़ारस में लिखते हैं, हिंदुस्तानियत पर जोर देते हुए लिखते हैं, ये उनका इक़्तिबास में पढ़ देता हूँ कि फ़ारसी की तक़लीद की अंधी तक़लीद ने उर्दू को उन सोतों यानी सोर्सेस से दूर कर दिया है जो ख़ास इस मुल्क हिंदुस्तान की पैदावार थे और जो उर्दू को ऐसी क़ुव्वत बख्श सकते थे जिनसे इसकी सलाहियतें दो चंद हो जाती। आज़ाद यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद हिंदुस्तानियत के किस कदर हामी थे, इसका अंदाज़ा उन्हीं के अल्फाज में इस तरह लगाया जा सकता है। उनके अल्फाज में जो उन्होंने लिखे हैं कि खास व आम, उस ज़माने में खास व आम पपीहे और कोयल की आवाज़ और चंपा चमेली की खुशबू भूल गए। हज़ारों बुलबुल और नसरीन और सुम्बुल जो कभी देखी भी न थी, उनकी तारीफें करने लगी। रुस्तम और असफंदियार की बहादुरी में कोहे अलवंद की बुलंदी, जयहून और सहून की रवानी ने ये तूफान उठाया कि अर्जुन की बहादुरी हिमालय की हरी हरी पहाड़ियाँ और बर्फ भरी चोटियाँ और गंगा जमुना की रवानी को बिल्कुल भूल गए। याद रखिए कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ये बातें 1857 के बाद फराग गोरखपुरी से तकरीबन 1 सदी या 100 साल पहले कर रहे हैं और फराग से कहीं ज़्यादा जोर देकर उर्दू शेर व अदब में हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियत की पेशकश को लाजमी करार दे रहे हैं, क्योंकि उनके ख्याल में इसी तरह से उर्दू ज़बान और इसके अदब के ज़िंदा रहने का जवाब पैदा होता है। उसके बाद दो शेर, एक चीज़ और कर दूँगा, एक चीज़ और जिस पर तवज्जो नहीं दी है हमारे हिस्टोरियंस ने, हमारे नाक़दीन ने, कि शुमाली हिंद में दिल्ली और लखनऊ के शोरा ने जो फ़ारसी तशबीहात और इस्तिआरात का इस्तेमाल किया और शायरी में हुस्न और तग़ल्लुल जिसका जिक्र तक़ियाब्दी साहब ने किया। अब शायरी में तग़ल्लुल बहुत अहम चीज़ है। अनीस ने शायरी के जो तारीफ़ की है उसका इतलाक़ तग़ल्लुल शेर असल जो शायरी होती है, असल शेर में जो शेरियत होती है, अनीस के उन ख़यालात का इतलाक़ उस पर भी होता है। शेरियत और शेरियात करने या उम्दा शायरी करने उस पर भी होता है। लेकिन ये जानना चाहिए कि तग़ल्लुल दो चीज़ों से बनती है, एक तो उसके मानियाती निज़ाम से और दूसरा उसके लफ्ज़ियाती निज़ाम से। यानी आप लोगों ने सुना होगा, हर तालिब इल्म ने सुना है कि जो क्लासिकल शायरी है, ये रिवायती शायरी, अब गुल व बुलबुल है और कैस है, फरहाद है, लैला है, मजनू है, तो ये सब तग़ल्लुल के लफ्ज़ियाती निज़ाम के तहत आते हैं। और मानियाती निज़ाम के तहत जैसे आप ये देखें कि वज़ीर आज़ा ने कहा कि ग़ज़ल के 3 मौज़ू, हुस्न व इश्क़, तसव्वुफ़ व अख़लाक़ और आज़ादा रवी या आज़ाद ख़यालात। लेकिन आज के ज़माने में अब ये बातें भूल गए क्या? अब शमसुद्दीन फैज़ बिन राज़ी ने जो तारीफ़ कर दी ग़ज़ल की, वो मुकम्मल हो चुकी है। ग़ज़ल के मानी औरतों से बातें करना और ये सब। अब यहाँ पर ये देखिए कि हिंदुस्तानियत जो है वो उर्दू शायरी के मिजाज में, उर्दू पैदा ही हुई है गंगा जमनी तहजीब के वतन से, इसमें दो राय नहीं है। इसीलिए शुरू से आज तक आप देखेंगे कि हर दौर में उर्दू शायरी में किसी न किसी एतबार से अर्जियत ज़्यादा रही है। अब 2 शेर और आपको सुनाए कि फ़ारसी की तक़लीद की मुखालफत किस तरह होती है। दाग देहलवी का शेर है कि कहते हैं उसे ज़बान उर्दू, कहते हैं उसे ज़बान उर्दू जिसमें न हो रंग फ़ारसी का। यानी फ़ारसी की मुखालफत नहीं कर रहे हैं, फ़ारसी की अंधी तक़लीद की मुखालफत कर रहे हैं। इसी तरह सौदा का शेर है, कोई ज़बान हो लाजिम है खूबी मज़मून, यानी मज़मून आप नहीं बदलते हैं,
کہ آپ تو بندی کر لیجئے، باہر بھی لے آئیے، وزن بھی لے آئیے، لیکن آپ کا وہ بیان شیئر نہیں کرائے گا جب تک کہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہو، مضمون آفرینی نہ ہو، مادی آفرینی نہ ہو۔ اسی لیے کرتے ہیں کہ کوئی زبان ہو لازم، خوبی مضمون، زبان فرض پر کچھ منحصر سخن تو نہیں۔ ایک پوائنٹ اور کر کے بات ختم کروں گا۔ عام طور پر ہمارے محققین اور ناقدین نے اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی ہے کہ اردو شاعری میں اور ادب میں اچانک جو تبدیلی آتی ہے حقیقت پسندی کی، وہ کیوں آتی ہے؟ یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ 1757 میں بنگال پر فتح حاصل کرنے کے بعد کمپنی بہادر یعنی برطانوی حکومت کی طاقت میں جو اضافہ ہو رہا تھا، وہ 1857 کے واقعے کے بعد اس پر